साथ है मेरे सहयोगी शीतल शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस खास प्रोग्राम की। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तो शुरुआत करेंगे दिल्ली की, जहां पर की आज कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है और तमाम अलग अलग चीजों को लेकर चर्चाएं होंगी। कई प्रस्ताव जो है वो भी सामने रखे जाएंगे। अगली बड़ी खबर आज रहेगी प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे को लेकर भी बातचीत करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी पूरे विश्व के अंदर मनाया जा रहा है। इसको लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी आज लखपति दीदियों से गुजरात के अंदर बातचीत करने जा रहे हैं, उनको संबोधन भी करेंगे। बिल्कुल, इसी बीच अब जम्मू कश्मीर के कठुआ के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि वहां पर एक ऐसा मामला सामने आया है जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा चिंताजनक है। 3 ऐसे नागरिक हैं, 3 कठुआ वासी हैं जो लगातार संदिग्ध परिस्थितियों में लापता है और लोगों का ये कहना है कि शायद आतंकवादी जो हैं वो उनको उठाकर ले गए हैं, लेकिन अभी इसको लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई है। जो सरकार है और जो पुलिस प्रशासन है लगातार उनको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो इधर दुनिया की हलचल आपको बताते हैं। टैरिफ पर ट्रंप ने एक बार फिर से बयान दिया है। उन्होंने माना है कि भारत ने अब टैरिफ घटाने का मन बनाया है, क्योंकि ट्रंप लगातार अपनी दूसरी बार सत्ता में आने के बाद भारत को टैरिफ को लेकर धमका रहे थे, लेकिन ट्रंप ने अब कहा है कि भारत अब ये मान चुके हैं कि अब जो अमेरिका से आ रही चीजें हैं, जो सामान है, उस पर टैरिफ को घटा दिया जाएगा। बिल्कुल, इसी बीच अब बात करेंगे AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हवाले से, जहां पर कि होली को लेकर एक विवाद गर्माता जा रहा है। और विवाद ये है कि होली का एक महोत्सव वहां पर जो स्टूडेंट्स है, जो विद्यार्थी हैं, वो आयोजित करना चाहते हैं, लेकिन जो हाई कमान है यानी कि जो प्रशासन है यूनिवर्सिटी की, वो चाहती है कि होली का समारोह आयोजित ना हो। अब इसको लेकर तमाम जो रणनीति है वो निर्धारित की जा रही है कि किस तरीके से वहां पर आयोजित किया जाए, और राजनीति भी इस पर गर्माती जा रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब शुरुआत करेंगे खास प्रोग्राम की। सबसे पहले दिल्ली के हवाले से बात करेंगे। दिल्ली कैबिनेट की अहम मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में रेखा गुप्ता, जो कि नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री है, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो है मौजूद रहने वाले हैं। आज दिल्ली कैबिनेट की योजना को लेकर एक बैठक होने जा रही है और शुरुआत में BPL कार्ड धारकों को लाभ मिलने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए आज दिल्ली कैबिनेट की अहम बैठक और दिल्ली में महिला सम्मान योजना को लेकर एक कैबिनेट नोट भी तैयार कर दिया गया है। यानी कुल मिलाकर आज महिला दिवस के दिन दिल्ली की महिलाओं के लिए बहुत खूब दिन माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव से पहले बीजेपी ने अपना चुनावी वादा किया था कि हर महिला को 2500 रुपए चुनाव जीतने का बाद दिया जाएगा और पहली कैबिनेट में इसका मंथन होगा। हालांकि ये नहीं हुआ, लेकिन अब जबकि आज 8 मार्च है, पूरे देश, पूरी दुनिया के अंदर आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है और महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर, महिलाओं को आगे बढ़ाने को लेकर, महिलाओं की अर्थव्यवस्था क्षेत्र को मजबूत करने को लेकर ये बहुत महत्वपूर्ण कदम आज दिल्ली में सरकार द्वारा किया जा रहा है, उठाया जा रहा है। और आज संभवतः कुछ महिलाओं के खाते में 2500 रुपए या फिर आज मोहर इस योजना पर लग सकती है। ये पूरी उम्मीद आज मानी जा रही है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। क्या कुछ पूरी प्रक्रिया होगी वो भी सामने आएगी, लेकिन आपको बता दें कि लगातार ये मामला गर्मा रहा है और जिन महिलाओं को ये लाभ मिलेगा उनकी उम्र 21 साल से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और दिल्ली में BPL कार्ड धारकों के लिए पात्रता मानदंड भी सामने रखे गए हैं। और पहली शर्त यह है कि जिन BPL कार्ड धार महिलाओं को यह योजना का लाभ मिलेगा, वह दूसरी कोई और सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रही होगी। यानी दूसरी कोई भी सरकारी योजना का लाभ उस महिला को नहीं मिलेगा जिसे महिला सम्मान योजना मिलेगा। और अगर वो किसी दूसरी सरकारी योजना का लाभ उठा रही हैं, तो जाहिर सी बात है उन्हें महिला सम्मान योजना के अंतर्गत कोई भी लाभ मिलने की संभावना नहीं है। ये एक चुनावी मुद्दा था। आज महिलाओं को लेकर खास दिन भी है और अब धीरे धीरे कई सारे ऐसे राज्यों में महिलाओं को लेकर योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो लाडली बहन योजना हो, महिला सम्मान योजना हो, मैया सम्मान योजना हो। झारखंड में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में और दिल्ली में भी अब शुरू होने जा रही है। ऐसे कई राज्य हैं जहां पर महिलाओं को लेकर अब योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन कुछ महिलाएं जो इन योजनाओं से काफी खुश भी नजर आ रही हैं, उनका ये कहना है कि हमारा घर का एक छोटा सा हिस्सा इस राशि से चल पाता है, बच्चों की फीस चल पाती है और जो खाने पीने का सामान है या फिर राशन का सामान है वो उसमें भी हमें आर्थिक मदद इन पैसों से मिल जाती है। तो बिल्कुल इलेक्शन मैनिफेस्टो में सबसे अहम ये बात रखी गई थी कि महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया जाएगा। और आज क्योंकि इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी है और इस बड़े दिन में महिलाओं के लिए क्या कुछ बड़ी घोषणाएं होंगी ये वक्त बताएगा। ताबिश कमाल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं हमारे संवाददाता।
ताबिश, आज इंटरनेशनल विमेंस डे है और इस दिन कैबिनेट की अहम मीटिंग होने वाली है। क्या कुछ लगता है कि आज के दिन का तोहफा महिलाओं को मिल सकता है दिल्ली में? बिल्कुल, देखिए अभी कुछ देर पहले सीएम रेखा गुप्ता कैबिनेट की बैठक लेने के लिए सचिवालय पहुंच गई हैं। तमाम कैबिनेट मंत्री पहुंच गए हैं और कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है। और इस बैठक में दिल्ली में आज चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान वादा किया था कि 8 मार्च से दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए उनके खाते में दिए जाएंगे, तो उसको लेकर कैबिनेट की बहुत अहम बैठक है, जिस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि किन महिलाओं को किस क्राइटेरिया के तहत 2500 रुपए देने हैं। हालांकि ये फेस वाइज जो खबर हमें मिल रही सूत्रों के हवाले से, फेस वाइज ये पूरी योजना लागू की जाएगी। पहले चरण में उन महिलाओं को इसमें रखा गया है जो बीपीएल कार्ड धारक है, जिनकी इनकम 1 लाख से कम है, उनका बैंक अकाउंट होना चाहिए, उनको लो इनकम सर्टिफिकेट देना होगा, साथ ही दिल्ली में 5 साल से कम का उनको निवास प्रमाण पत्र भी देना होगा, दिल्ली के वोटर आईडी कार्ड, साथ ही दिल्ली का आधार कार्ड। ये तमाम कैबिनेट में आज, हालांकि इसके बाद कैबिनेट होने के सीएम रेखा गुप्ता अपनी पूरी कैबिनेट के साथ दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पहुंचेंगी और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हम मौजूद है, जहां पर एक बड़ा कार्यक्रम 1 बजे होना है। इस कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। यहाँ पर विधिवत रूप से हो सकता है कि इस योजना का ऐलान किया जाए और इस योजना के ऐलान के बारे में पूरी जानकारी दी जाए। देखिए, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आज दिल्ली की तमाम महिलाओं को बुलाया गया है, चूंकि आज अंतर्राष्ट्रीय। क्या आज ही के दिन कुछ महिलाओं के खाते में क्रेडिट किया जा सकता है पैसा, यानी विपक्ष की जुबान पर ताला लगाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा सकती है, या फिर आज मात्र एक औपचारिकता होगी, इस घोषणा की मोहर लग जाएगी? देखिए शीतल, जहां तक सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, आज पार्टी रजिस्ट्रेशन आज शुरू करेगी। आज पार्टी का विधिवत रूप से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, जिसके लिए पूरा क्राइटेरिया तैयार किया गया है, जिसके लिए पूरी तरीके से एक जो नियमावली है वो बनाई गई है। साथ ही ये भी खबर है कि ऑनलाइन भी इसको अप्लाई किया जाएगा और ऑफलाइन भी। तो ऐसे में आज जो क्राइटेरिया कैबिनेट की बैठक होने के बाद तैयार होगा, वो कुछ देर के बाद पता चलेगा। हो सकता है कि औपचारिक रूप से आज कुछ महिलाओं को इंडिकेशन के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराया जाए, या कुछ महिलाओं को इंडिकेशन के रूप में ये 2500 रुपए की जो राशि है वो प्रदान की जाए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से। तो ये देखना जब तक अहम रहेगा, जब तक खुद सीएम रेखा गुप्ता और पार्टी के जेपी नड्डा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम महिलाओं के बीच नहीं है। तो क्या लगता है, ये जो विपक्ष की तरफ से लगातार सरकार बनने के बाद एक जोर शोरों से आवाज उठाई जा रही थी, आतिशी काफी ज्यादा इस पर आवाज उठा रही थी कि भाई पहली कैबिनेट पर मोहर लगानी थी, अभी तक इस पर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया है। एक ही बड़ा हथियार इस वक्त तक विपक्ष के हाथ में नजर आ रहा था। यमुना पर सफाई शुरू हो गई थी, बाकी अन्य चीजों पर जो मामला है वो शुरू हो चुका था, लेकिन एकमात्र महिला सम्मान योजना जो एक बहुत बड़ी घोषणा थी, अब उस पर भी कहीं ना कहीं सरकार अपना काम कर रही है। देखिए शीतल, चूंकि जो वादे किए गए हैं दिल्ली में बीजेपी की तरफ, 27 साल के बाद बीजेपी सत्ता में वापस आई है और बहुत बड़े बड़े वादे करके बीजेपी सत्ता में लौटी है, तो जाहिर सी बात है कि एक एक वादे को पूरा करना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। वजह सबसे बड़ी ये रहेगी कि यमुना की सफाई का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया था, तो ऐसे में 3 साल का समय लिया गया है। साथ ही ये भी खबर है कि यमुना में 7 किलोमीटर के अंदर क्रूज यानी जो पानी के जहाज होते हैं वो चलाए जाएंगे। तो टूरिज्म को डेवलप करने का ये प्लानिंग दिल्ली में की जा रही है। और कल भी हमने देखा कि दिल्ली के राज्यपाल विनय सक्सेना ने ये कहा कि 1.5 साल के अंदर तमाम जो घाट हैं उन सबको पूरी तरह से डेवलप कर दिया जाएगा, जिससे जो छठ पूजा करने वाले लोग हैं वो आसानी से छठ पूजा कर सकेंगे। तो ऐसे में बहुत अहम चुनौतियां होंगी। 2500 रुपए का वादा किया गया है, 2500 रुपए देने हैं, वो किस क्राइटेरिया के तहत दिए जाएंगे और कब से योजना विधिवत रूप से महिलाओं के खाते में पैसा पहुंचाने लगेगी, और कई बड़े वादे जो किए गए हैं वो पूरा करना बहुत बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी ने जो वादे किए हैं तो वो वादे पूरा करना बीजेपी की पहली प्राथमिकता है। लगातार पार्टी के तमाम नेता यही कह रहे हैं। ठीक है ताबिश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। इसी बीच अब बात हम विपक्ष की करेंगे, जहां पर एक तरफ सत्ता पक्ष तमाम योजनाएं लागू करने की बात कर रही है, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी यानी कि विपक्ष लगातार हमलावर है। दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कई तरीके के सवाल उठाए हैं और महिलाओं से किए गए वादों को पूरा करने की बात कह दी गई है। 8 मार्च यानी कि आज का ये दिन इंटरनेशनल विमेंस डे के तौर पर मनाया जा रहा है और आतिशी कह रही हैं कि तमाम दिल्ली वासियों के जो यहाँ पर बड़े प्रॉमिसेस, बड़े वादे, दावे किए गए थे उनको पूरा किया जाए। खास तौर पर
महिलाओं के लिए सम्मान के लिए जो यहाँ पर तमाम स्कीम्स लाई गई थी उनको जल्द पूरा करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष आतिशी लगातार भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ता पक्ष है उन पे हमलावर नजर आ रही है। बिल्कुल देखिए, आतिशी अपना पूरा राजधर्म निभा रही हैं, अपना विपक्ष का धर्म निभा रही हैं। पहले ही दिन से उन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी है। बीजेपी को जमकर घेरा, सरकार को जमकर घेरने की कोशिश उन्होंने पहले ही दिन से शुरू की थी और संभवतः वो अब सरकार द्वारा कदम उठाया जा रहा है। आज क्योंकि एक बड़ा दिन है महिलाओं के लिए और महिलाओं के हित में सरकार द्वारा भी ये बड़ा कदम उठाया जा सकता है। कुछ महिलाओं के खाते में पैसे जा भी सकते हैं या जो एक ऑफिशियल प्रक्रिया है, जो एक प्रोसीजर है, उसकी शुरुआत आज हो सकती है। और जो कहीं ना कहीं कैसे ये पैसे उनके अकाउंट में जाएंगे, क्या एक नियमावली रहेगी, उन तमाम प्रक्रियाओं से गुजरकर ही आगे ये काम बढ़ेगा, आगे ये योजना बढ़ेगी। लेकिन विपक्ष की तरफ से आतिशी ने समय समय पर सवाल उठाए हैं। आज चूंकि अगर बीजेपी या फिर जो दिल्ली सरकार है वो अगर पैसे देती है, इस योजना की शुरुआत करती है, तो जाहिर सी बात है ये एक बड़ा ताला होगा विपक्ष की जुबान पर। सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की सभी महिलाओं को वादा किया था कि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तक दिल्ली की हर महिला के खाते में 2,500 रुपए की सम्मान राशि आएगी। आज 8 मार्च है। मोदी जी ने यह भी कहा था कि सब महिलाएं अपने बैंक के खातों को अपने फोन से लिंक कर लें कि जैसे ही 2,500 रुपए की रकम उनके बैंक में आए तो उनके फोन में एसएमएस आ जाएगा कि 2,500 रुपए आ गए। आज 8 मार्च हो गया है। आज दिल्ली की सभी महिलाएं अपने फोन को ताक रही हैं और इंतजार कर रही हैं कि 2,500 रुपए का मैसेज कब आएगा। मुझे उम्मीद है कि मोदी जी की गारंटी जुमला नहीं निकलेगी और आज दिल्ली की लाखों महिलाओं का फोन बजेगा और 2,500 रुपए का मैसेज उनके फोन में आएगा। धन्यवाद। तो आपने सुना कि नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने क्या कुछ कहा है। इसी बीच में जहां पर नेता प्रतिपक्ष आतिशी कुछ आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं, नवनिर्वाचित सरकार पर लगा रहे हैं, लेकिन वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो भी पीछे नहीं है। शिखा राय से हमारे संवाददाता ताबिश कमाल ने खास बातचीत की है कि सुनिए उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली में जमकर राजनीति हो रही है। आज दिल्ली में महिलाओं से क्या वादा बीजेपी पूरा करने जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी विधायक शिखा राय जी हैं। सबसे पहले तो आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, लेकिन राजनीति भी जमकर हो रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आज के दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ये आज का दिन दिल्ली की महिलाओं के लिए बहुत ख़ास है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो रेखा गुप्ता जी के माध्यम से हमें तोहफा दिया है कि एक महिला को इतना बड़ा सम्मान दिया, इस प्रदेश की कमान सौंपी, ये सबसे बड़ा मुझे लगता है कि हमें उपहार सम्मान मिला है। और इसके साथ साथ अब जो वायदे दिल्ली की जनता के साथ, दिल्ली की बहनों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं वो एक एक करके सभी वायदे पूरे किए जाएंगे। और जो वायदा 2,500 रुपया देने का था वो भी तुरंत में लागू होगा, उसका सारा लाभ हमारी बहनों को मिलेगा। बहुत खुशी की बात है कि जो हमारी पार्टी ने कहा वो सरकार के माध्यम से पूरा करने जा रही है। लेकिन दिल्ली में पिछले 4 दिन से हमने देखा एक एक दिन करके आप लोगों को आम आदमी पार्टी की तरफ से याद दिलाया गया। आज 4 दिन बाकी रह गए हैं, आज 3 दिन रह गए हैं, आज 2 दिन रह गए हैं और आज सुबह फिर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष आतिशी सिंह लाइव आकर के कह रही हैं कि आज मोदी जी का वादा याद दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी। देखिए, उन्होंने सरकार में रहते हुए भी यही कुछ किया। केवल प्रचार प्रसार, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, केवल मोदी सरकार को कोसते रहना, केवल एलजी के साथ अपनी लड़ाई झगड़े को उजागर करते रहना, काम करने की शैली उनकी पहले भी कभी नहीं थी। अब तो हम क्या ही उम्मीद करें। इसलिए अब तो केवल उनके पास रह ही यही कुछ गया है कि वो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, कभी जो है चिट्ठियाँ लिख लें। पर मेरा ये आपके माध्यम से सुझाव रहेगा विपक्ष को कि एक हेल्दी विपक्ष की तरह काम कीजिए। जनता की भलाई के लिए जो मुद्दे उठाए जाने हैं वो मुद्दों पे बात कीजिए। जो जनता से पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने वायदे किए वो तो सब पूरे होंगे, उसको आप चिंता छोड़ दीजिए, वो एक एक होंगे। आप कोई नई चीज़ लाइए। दूसरी तरफ एक बहुत अहम चीज़ ये है कि चूँकि दिल्ली है, दिल्ली में तमाम वादों की आपने वो लोगों ने बहुत बड़ी एक फहरिस्त दी है दिल्ली की जनता को।
चाहे कांग्रेस की बात कर ली जाए या अपोजिशन की बात कर ली जाए, कह रहे हैं कि इतने वादे जितने किए गए हैं वो शायद बीजेपी पूरे नहीं कर पाएगी, ये जुमला साबित हो। देखिए, ये जो बीजेपी में विश्वास बनाना लोगों का, ये जो मैंडेट मिला है, ये ऐसे नहीं मिला है, ये विश्वास कमाया है बीजेपी ने। और पिछले 10 वर्षों से में देश से जिस प्रकार की सरकार चली है, कैसे घाटे में छोड़ के गई थी कांग्रेस सरकार, और किस तरह से आज 5वीं अर्थव्यवस्था बनाई और साथ साथ विकास भी किया, और लोकहित के, जनहित के जो योजनाएं जिन तक पहुंचनी थी वो राज्यों के माध्यम से पहुंचाई भी गई। इसलिए मोदी जी ने जो कहा है वो गारंटी के समान होता है। तो इसलिए दिल्ली की सरकार भी अपनी उन सभी वायदों को एक एक करके पूरा करेगी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। एक बड़ी खबर इस वक्त एक और बताएंगे आपको। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात दौरे पर है, आज दूसरा दिन है और आज वहां पर महिलाओं के साथ उनकी मुलाकात भी होगी। ये वही महिलाएं हैं जिन्हें सरकारी लाभ भी मिल रहा है और इसी बीच आज लखपति दीदियों से उनकी मुलाकात भी होनी है, संबोधन भी करेंगे, अभी हो रही है। ये बड़ी खबर ये आ रही है कि अभी प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंच चुकी हैं और प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। चूंकि अभी का समय का निर्धारित किया गया था इस कार्यक्रम को लेकर और फिलहाल वहां पर पहुंच चुके हैं, बातचीत हो रही है। बहुत बड़ी बात यह है कि आज का ये खास दिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपना घर यानी गुजरात चुना है और गुजरात में आज जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो फिलहाल शुभकामनाएं भी दी हैं प्रधानमंत्री मोदी ने लखपति दीदियों से, उनको सीधा लाभ, सरकारी लाभ जो है वो पहुंचाया भी जा रहा है। आगे कैसे और महिलाओं को इन योजनाओं से जोड़ना है, उनको आर्थिक रूप से सहायता देनी है, आर्थिक रूप से मजबूत करना है, इन तमाम विषयों पर बातचीत हो रही है। तो आपको बता दें कि आज नवसारी में जनसभा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और महिला दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उसमें शामिल होने के लिए पीएम मोदी गुजरात पहुंचे हैं। बता दें कि यहां पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पीएम मोदी के कार्यक्रम में महिला पुलिस सुरक्षा तैनात की गई है। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त शिवपन हमारे सामने इस वक्त आ रही हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं। उनके साथ साथ कई महिलाएं हैं जिनके साथ सीधा संवाद हो रहा है, आमने सामने ये संवाद हो रहा है। कई महिलाएं आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में जो महिलाओं की भूमिका है उसको हम रेखांकित कर सकते हैं, कैसे उनकी भूमिका जो है वो और महत्वपूर्ण हो जाती है, कैसे उनकी जो भागीदारी है। आपको दिखा रहे हैं ये लखपति दीदी से संवाद हो रहा है, लखपति दीदियों से संवाद हो रहा है। इस योजना को 15 अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से शुरुआत की गई थी। ये योजना विशेषकर महिलाओं के हित के लिए बनाई गई है और जब आप नाम ही सुनते हैं लखपति दीदी तो आप खुद समझ जाएंगे कि लखपति दीदी यानी उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। और इसमें कुछ नियम भी रहते हैं, कुछ इनकम सोर्स के हिसाब से लखपति दीदी जब इतनी इनकम यानी 1 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम कर लेती हैं एनुअली एक साल में, तो वो लखपति दीदी बन जाती हैं। तो जाहिर सी बात है सरकार ने महिलाओं के क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर, महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने को लेकर, हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी, राजनीति हो या बाकी अन्य क्षेत्र हों, उसमें अब महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। कई जगहों पर अब महिलाओं को राजनीति में भी आरक्षण दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है और ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर ये वर्तमान सरकार इस वक्त काम कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस वक्त पंचकुला से लाइव हैं, आइए आपको सीधे वहीं ले चलते हैं। प्यारे बच्चों, और आज के इस कार्यक्रम में जिन्होंने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है और हमारे स्कूल के बच्चों ने जो कार्यक्रम भी दिखाया है, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आप सबको राम राम कहता हूं। ये आज का वसंत उत्सव का नजारा जो मैंने देखा है उसे शब्दों में मैं बता नहीं सकता।
प्रकृति की अनुपम छटा, हर तरफ यह हवा, पानी, गुनगुनी धूप और यह पेड़, लहलहाती सरसों की फसल और इन सब फूलों को देख करके लगता है कि मानो प्रकृति खुशी से झूम रही है। लग रहा है कि प्रकृति अपना श्रृंगार करके बैठी हो और इस सब के बीच में ये बसंत उत्सव अपने चहकते चेहरों को देखकर भी नव ऊर्जा और का संचार महसूस हो रहा है। मुझे खुशी है आप सबको वसंत उत्सव की मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण को भी और हमारे अधिकारीगण जिन्होंने लगातार मेहनत से इस वसंत उत्सव के ऊपर इस कार्यक्रम का प्रकृति प्रेमियों के इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, मैं इनको बधाई भी देता हूं और इनके कार्यों की सराहना भी करता हूं। मुझे खुशी है कि शिवालिक की तलहटी में बसा ये पंचकुला शहर माता मनसा देवी के चरणों में ये बसा आधुनिक पंचकुला यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सुव्यवस्थित विकास के लिए ये जाना जाता है। यह नगर आधुनिकता और परंपरा का अद्भुत संगम है। हरियाणा सरकार और स्थानीय प्रशासन ने यहां हरित क्षेत्र, पर्यटन स्थलों और बुनियादी ढांचे को विकसित करने में अपनी उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। इसके लिए भी मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जैसा मुझे आज देखने को मिला है कि इस उत्सव का आकर्षण बनाने के लिए पुष्प सज्जा, कट फ्लावर, रंगोली प्रतियोगिता, चित्रकला, पाट पेंटिंग और टैटू प्रतियोगिता, पर्यावरण क्विज, मेहंदी प्रतियोगिता एवं फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन यहां पर अलग अलग स्थानों पर वो देखने को मिला है। मैं इन सब प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। ये अनूठी देखने की उनकी कलाकृति आज हम सब के सामने है और ये वसंत का पर्व जो हम सब मना रहे हैं ये 2 दिन यहां पर चलने वाला है। मुझे खुशी है कि भारत दुनिया का ऐसा देश है जिसमें अनेक ऋतुएं हैं। हर ऋतु का अपना महत्व है। हर ऋतु के आगमन पर कोई ना कोई उत्सव और पर्व मनाया जाता है। आज हम यहां बसंत उत्सव की धूमधाम से हम मना रहे हैं। यह उत्सव केवल एक मौसम परिवर्तन का पर्व नहीं है बल्कि यह हमारी संस्कृति की धरोहर का अभिन्न हिस्सा है। ये मुझे खुशी है। यह हमें अपनी जड़ों से जोड़ने और अपनी परंपराओं का सम्मान करने का ये अवसर प्रदान करता है।
श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बसंत ऋतु के सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि ऋतु बसंत बह त्रिविधि ब्यारी, सब कहें सुलभ पदारथ चारी। इसका अर्थ यह है कि बसंत ऋतु सभी के लिए सभी तरह से सुखकारी है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। और कहा भी गया है कि जीवन और वसंत को जिसने एक रूप कर लिया है, ऐसे मानव को हमारी संस्कृति संत और संत कहकर पुकारते हैं। कहते भी हैं कि जो संत है उनके लिए 12 माह बसंत है। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। मुझे खुशी है साथियों, वसंत उत्सव केवल एक पारंपरिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह हमें एक नया दृष्टिकोण प्रदान करने का अवसर भी देता है। यह समय है जब हम अपने पुराने आचार व्यवहार, सोच और दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करें और जीवन में कुछ नया करने का संकल्प हम लें। ये हमारी प्रकृति हमें ये संदेश देती है। मुझे खुशी है कि हम आज इस अवसर के ऊपर यहाँ एकत्र आए हैं। मैं सभी को, क्योंकि मेरे पास समय का अभाव है और कई कार्यक्रम अभी यहीं पंचकुला में हैं। पंचकुला से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस वक्त आप लाइव देख रहे थे। पंचकुला में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है जिसमें खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे और लोगों को संबोधन भी कर रहे थे। अब आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के नोएडा, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौतम बुद्ध नगर में पहुंचे हैं और सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। सीधी तस्वीरें गौतम बुद्ध नगर से हैं, जहां पर सीफी डेटा सेंटर का उद्घाटन जो है वो किया जा रहा है और इसके उद्घाटन के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ गौतम बुद्ध नगर पर पहुंचे हैं। तो आपको बता दें कि एक भव्य कार्यक्रम और इस सेंटर का आयोजन, जो इस सेंटर का उद्घाटन करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और तमाम आला अधिकारी भी उनके साथ मौजूद हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आपके सामने, जहां पर सीएम योगी द्वारा एक कार्यक्रम में शिरकत की गई है। बिल्कुल, देखिए अब रिबन काटने की बारी है, यानी ये उद्घाटन मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा। नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और फिलहाल उनके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। उन्हें आगे आने का आह्वान किया जा रहा है। पूजा के साथ, पंडित के साथ इस उद्घाटन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिबन काटकर इससे भी डेटा सेंटर का उद्घाटन अब आधिकारिक तौर पर कर लिया है। जो उद्घाटन के पहले एक खूबसूरत सी प्रक्रिया होती है, रिबन काटा जाता है, उसके बाद उस पूरे इलाके का अवलोकन किया जाता है। वहाँ पर समझा जाता है कि इसका काम क्या है, इसका कार्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इससे लोगों को सीधा क्या फ़ायदा मिलेगा, कैसी सुविधाएं मिलेंगी, तकनीकी रूप से ये कितना सशक्त है और इससे आने वाले समय में न सिर्फ आम लोगों को, न सिर्फ रोजगार के जरिए में, न सिर्फ युवाओं को, बल्कि राज्य की जो अर्थव्यवस्था है, जो उसका ढांचा है, जहां पर कहते हैं कि एक बूंद बूंद से सागर भरता है, तो जाहिर सी बात है इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, आईटी सेक्टर हो, ये तमाम ऐसे प्राइवेट सेक्टर्स आते हैं जहां से इकोनॉमी में बूस्ट मिलता है। तो वो जितना ज़्यादा चलेंगे, जितना ज़्यादा उनका कार्य बढ़ेगा, जितना ज़्यादा उनका फैलाव होगा, स्ट्रेच होगा, उतना ज़्यादा इकोनॉमी में बूस्ट मिलने के चांसेस भी बढ़ते हैं और यही कुछ देखने को भी मिलता है। तो ये तस्वीरें
काफ़ी खूबसूरत, जहाँ पर जो अधिकारी वहाँ पर मौजूद है, जो इस डेटा सेंटर के अंदर मौजूद हैं, वो एक एक कर तमाम चीज़ें सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने रख रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सेंटर किस तरीके से संचालित होगा और क्या कुछ इस सेंटर में खास रहने वाला है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम बातें जो है वो ध्यानपूर्वक सुनते हुए और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस सेंटर का लाभ कैसे युवाओं को होगा, कैसे उत्तर प्रदेश के वासियों को होगा। तो ये तस्वीर आपके सामने है, जहां पर गौतम बुद्ध नगर में एक बहुत ही भव्य सेंटर जो है वो स्थापित किया गया है और इस सीफी डेटा सेंटर का जो उद्घाटन समारोह है वो आयोजित किया गया है। फीता काटकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया। उसके बाद अंदर की जो भी चीज़ें यहाँ पर खास लगाई गई हैं, जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन्स इंस्टॉल की गई हैं और इन स्क्रीन्स में इस डेटा सेंटर में क्या कुछ खास होगा, कैसे फ़ायदा युवाओं को होगा, कैसे इसका पूरी इस्तेमाल जो है वो होगा, तमाम चीज़ें सीएम योगी आदित्यनाथ को एक एक कर ये अधिकारी जो वहाँ पर मौजूद हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत सही कहा आपने। गौतम बुद्ध नगर में फिलहाल ये सीफी डेटा सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया हुआ है। उनके साथ कुछ मंत्री भी मौजूद हैं जो प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। इसके साथ साथ इस कार्य से जुड़े कुछ अधिकारी भी हैं, लोग भी हैं जो मुख्यमंत्री को विशेष तौर पर इस पूरे मामले को लेकर समझाया जा रहा है और बताया जा रहा है कैसे इसमें आपको इस कार्य की गति को बढ़ाना है, इस गति को कैसे तेज करना है, दिन दोगुनी रात चौगुनी कैसे होगा। इन तमाम विषयों पर खुद अगर मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है इसकी एक प्रदर्शनी भी होगी कि यार खुद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं और इसको बड़े लेवल पर ले जाने की कोशिश भी खुद इस डेटा सेंटर की जो ऑनरशिप है, जो वहाँ पर लोग हैं, वो इसको बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। तो यही एक प्रयास किया जा रहा है। तो लगातार वो इस वक्त वहाँ पर अलग अलग जगहों पर जाकर हर रूम को देखा जा रहा है, क्या फैसिलिटीज़ हैं, इसको समझा जा रहा है खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। ये सीफी डेटा सेंटर है जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने आज किया है। तो ये तस्वीरें आपने देखी जहां पर कि गौतम बुद्ध नगर में सीफी डेटा सेंटर का उद्घाटन करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। तो चलिए अब जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जहां पर कि हेल्थ मिनिस्टर सकीना इत्तू ने आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर हमारी संवाददाता शिल्पा शर्मा से बातचीत की है। आप सुनिए कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस किस तरीके से साझा किए हैं। कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू इस समय हमारे साथ मौजूद है। मैम, आज इंटरनेशनल वुमेन डे है, आपकी जर्नी किस तरीके से रही, कितनी डिफिकल्टी आपने देखी अपनी जर्नी में? मुश्किलें तो बहुत थे जब से ये पॉलिटिकल कैरियर मैंने स्टार्ट किया है 96 में। सबसे पहले इसमें कुछ चीज़ें जो बहुत ज़रूरी थी मेरी ज़िंदगी में, जिनका खोना जो है वो बहुत तकलीफ दे है आज भी। उसमें मेरे वालिद साहब, उसमें मेरी MBBS की डिग्री, उसमें मेरे जो भी दोस्त थे जिनके साथ मैं खेलती थी, उठती थी, बैठती थी, मेरे बैचमेट्स, उन सब का साथ ना रहना बहुत टफ था, बहुत कठिन था, बहुत मुश्किलें थे। लेकिन वो कहते हैं कि मुश्किलें आसान होती गई, क्योंकि जो ही ये सफ़र बढ़ता गया लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया, मेरी फैमिली ने सपोर्ट दिया। उसके बाद कादिसानी डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब का मेरी पॉलिटिक्स में बहुत अहम रोल है। जिस तरह एक बाप अपनी बेटी को सिखाते हैं, उसी तरह उंगली पकड़ के उन्होंने मुझे पॉलिटिक्स सिखाई। उनकी शुरुआत मैंने वहाँ से की है। उसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब के साथ काम करने का मौका मिला है, उन्होंने भी मौका दिया है आगे बढ़ने का, और मैंने भी कोशिश की है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ कर सकूं। एक संदेश क्या देना चाहेंगे महिलाओं को जो कहीं न कहीं जिंदगी से हार जाती हैं, और कल आपके द्वारा जो है वो तोहफा भी दिया गया बजट में? हाँ, मैं चीफ मिनिस्टर साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि कल जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ कल उन्होंने अपने वहाँ बजट जब पेश किए हैं, खासकर बहनों का बहुत ख्याल रखा है। उसमें जितने भी, चाहे वो
पेंशन्स की बात हो, चाहे वो इसमें ये फ्री बस सर्विस सफ़र करने की बात हो, तो मैं समझती हूँ कि बहनें जो हैं आगे बढ़ रही हैं। अब वो पहले मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जैसी हालात नहीं हैं, काफ़ी बदल गए हैं, क्योंकि आप खुद एक बहन हैं, खुद एक फील्ड में काम करती हैं, हर प्रोफेशन में, मीडिया हो, IAS हो, KS हो, आप अगर देखिए नीट में सबसे ज़्यादा क्वालिफाई अगर करती हैं वो हमारी बहनें करती हैं। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आप सभी को इंटरनेशनल वुमेन डे की हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं विधायक मुबारक गुल के साथ भी शिल्पा शर्मा ने बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। विधायक मुबारक गुल इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, कश्मीरी लड़कों को झांसा दिया जा रहा है, म्यांमार में वो नौकरी की तलाश में वहां पे जा रही हैं और इस प्रकार के मामले बढ़ रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? ये तो बड़ी अफसोस की बात है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का सफा कदर में एक लड़का फैजान रसूल, जिसको फेक जॉब ऑर्डर दिया गया, उसके बाद वो चला गया वहाँ पे और उसको अरेस्ट किया गया। और ये जो मामला है, इसमें ये बड़ा संगीन मामला है कि ये बहुत सारे नौजवानों को झांसे में ले रहे हैं और नकली ऑर्डर दे रहे हैं, उधर जाओ इधर जाओ। मैंने अब ये हाउस में भी उठाऊंगा ये, क्योंकि उसके जो फैमिली है और हमारी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ा इसमें लोगों का रोष है। इसलिए मैं एक गुजारिश होगी चीफ मिनिस्टर साहब से कि वो इस सिलसिले में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से बात करे। और जो वहाँ उसको पकड़ा गया उसको 4.5 लाख भी मांग रहे हैं, 4.5 लाख मांग रहे हैं, हम छोड़ेंगे। लेकिन मेरी गुजारिश होगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से, वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से बात करके उसको अपनी फैमिली के हवाला किया जाए। और ये इसके साथ में अपील करता हूँ जवानों को कि वो जब भी कोई ऑर्डर आ जाए बाहर के मुल्क का या कोई दे देगा ऑर्डर मिल जाएगा किसी और कंट्री में, उसको परखे, उसको देखे असली या नकली है। नौजवानों को होशियार रहना चाहिए इस सिलसिले में। ये जो नकली ऑर्डर दिए जा रहे हैं और फिर वहाँ उनको पकड़ा जा रहा है, तो उसके बाद जेलों में डाला जा रहा है। सदन में ये मुद्दा उठाएंगे आप? मैं अभी उठाऊंगा, अभी मैं जब भी स्पीकर साहब मुझे अलाउ करेंगे मैं उठाऊंगा। तो चलिए, बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले से आ रही है, जहां पर 3 नागरिक लापता है। बिलावर विधानसभा क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक शादी समारोह में जाते वक्त 3 जो यहाँ पर सिटीजन्स हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, वो लापता हो चुके हैं और पुलिस और सेना से मदद ली जा रही है। और पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस जॉइंट ऑपरेशन के तहत इन तीनों को ढूंढने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। लेकिन स्थानीय विधायक जो हैं, उनका भी बयान सामने आया है और जो इनके घर वाले हैं, जो परिजन हैं, जो परिवार वाले हैं, वो लगातार कहीं ना कहीं टेंशन के माहौल में है कि आखिरकार ये 3 व्यक्ति गए कहां पर हैं। इनकी आइडेंटिटी भी आपको बताएंगे, कहां के रहने वाले हैं। लेकिन फिलहाल कठुआ से ये बड़ा मामला सामने आ रहा है। अलग अलग एंगल से इसकी पूरी तहकीकात की जा रही है, चाहे वो मिलिटेंसी एंगल हो यानी कि टेररिस्ट एंगल हो या फिर अन्य कोई भी एंगल्स हो। लेकिन स्थानीय लोग, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस एकजुट होकर काम कर रहे हैं। इन तीनों युवाओं को ढूंढने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने, वरुण सिंह, दर्शन सिंह और एक और व्यक्ति जो है इनके साथ लापता है। तो स्थानीय विधायक ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। विधायक बिलावर इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 5 मार्च को कठुआ के बिलावर इलाके से 3 पर्सन जो है वो मिसिंग है। आपने असेंबली में भी ये मुद्दा जो है वो उठाया है, क्या कहेंगे? देखिए, विषय तो उठाया था कल सदन के अंदर भी, और जो भी संभव होगा सरकार भी लगी है, प्रशासन भी लगा है। मेरा एक बार फिर इनसे यही निवेदन है कि भैया जो भी आपसे संभव हो पाता है, जो भी आपका एक टेक्निकल जो भी आप कर रहे हैं। वैसे इन्होंने आज भी मुझे अभी तक इन्फॉर्मेशन आ गई है, काफ़ी ऑफिसर मेरे सदन में जब मुद्दा मैंने उठाया उसके बाद काफ़ी सारे अधिकारी वहाँ पे गए भी हैं, उच्च अधिकारी गए हैं पुलिस के। तो मैं फिर कहना चाहूँगा, जो भी आपसे वेल इक्विप्ड जो सिस्टम आपका रहता है वो आप यूज़ करिए। हमारे 3 नौजवान हैं, दोष कोई नहीं था, एक बारात के अंदर वो गए थे और वहाँ से अब किन हालात में वो होंगे, कैसे वो होंगे, ये एक बड़ा मतलब विचारणीय विषय है। मैं फिर निवेदन करना चाहूँगा, चाहे वहाँ पे हमारी सेना है, वहाँ पे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के SOG के लोग हैं, वो लगे हुए हैं। आज फिर वो ड्रोन्स वगैरह जो है, ये भी मैं मान के चल सकता हूँ कि हालात वहाँ के, क्योंकि जो वहाँ का फॉरेस्ट है बड़ा डेंस फॉरेस्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इनसे कहना चाहूँगा कि ये हमारा हिंदू बहुल क्षेत्र है। अगर यहाँ पे ऐसे हालात बनने जा रहे हैं तो साहब हमारे लिए बड़ा विचारणीय विषय रहेगा, क्योंकि ये क्षेत्र बिलावर का बड़ा पीसफुल एरिया है। स्थानीय अधिकारी से आपने बातचीत की? हुई है, सबसे बात हुई है, लगे हैं वो जो वहाँ पे SDO POs हैं, यहाँ पे वहाँ पे SHOs वगैरह हैं, उन सबसे बात हुई है।
और उम्मीद कर सकते हैं। मैं तो भगवान के ऊपर अब यही कह रहा हूं कि ईश्वर, वो जो 3 लोग गए हैं उनको अपने घरों में भेजो। पिछले समय में आतंकी घटनाएं भी वहां पर देखने को मिली है, कुछ लिंक या फिर शक है आपको इस प्रकार का? पूरा शक लग रहा है साहब, क्यों नहीं होगा शक। अभी 20 दिन पहले 2 लोगों की कोह के पास मेरे बिलावर विधानसभा में हत्या होती है। अगर वो किसी ने हत्या नहीं की, कुछ नहीं हुआ, तो आतंकवाद का भी वहां पे कुछ ऐसा मिला जुला कुछ इंडिकेशन लग रहा है। तो यहाँ पे तो सामने सामने दिख रहा है। तो सरकार जो इंक्वायरी प्रशासन को करनी चाहिए, जिला अधिकारियों को करनी चाहिए, जो एसएसपी को जवाबदेह होना चाहिए कि अभी आपने जो 20 दिन पूर्व जो 2 लोगों की हत्या वहां पे हुई, उसके ऊपर आपने अभी तक क्या छानबीन की, ये भी एक इंक्वायरी का विषय। आज भी सदन में आप मुद्दा उठा, देखते हैं, अभी देखते हैं क्या हालात बनते हैं। 3 जो नौजवान हैं, कितनी उम्र होगी? एक मेरे ख्याल में कोई 34 साल के हैं, एक कोई 40 साल के हैं और एक 14 साल के हैं, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई है। लेकिन मैं अभी वहां पे जा रहा हूं, आपको एग्जैक्ट पोजीशन वहां की 1-2 दिन के बाद फिर बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कठुआ के बिलावर में 5 मार्च को जो है वो 3 नौजवान जो है वो लापता है और अभी तक उनका कोई भी पता नहीं चल पाया है। और एमएलए विधायक बिलावर जिन्होंने जो है वो असेंबली में भी इस मुद्दे को उठाया है और आज उस क्षेत्र में जाकर जो है वो पूरी तरीके से वहां पर जो है वो देखेंगे। देखिए, पिछले समय में बिलावर इलाके की अगर मैं बात करूं तो आतंकी घटनाएं भी वहां पर देखने को मिली है। तो इस प्रकार का विधायक बिलावर को जो है वो वहां पर इस प्रकार का जो है वो शक है। शिल्पा शर्मा, जम्मू। तो आपने कठुआ की घटना को लेकर वहां के विधायक की बातचीत सुनी। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा विषय है, इस पर चर्चा होनी चाहिए और बहुत जल्द समाधान निकालने की कोशिश भी की जा रही है। न्यूज रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।